स्टडी पाठशाला की मेंस पीवाईक्यू सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2015 के हिस्ट्री के क्वेश्चंस आज हम फिर से यहाँ पे करने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये मेंस के क्वेश्चन यहाँ पे होंगे जो कि 2015 में आए थे GS1 का जो कंपोनेंट है उसके। ओके, सो क्वेश्चन यहाँ पे क्या था? व्हाट वाज द क्वेश्चन इन द वेरी फर्स्ट प्लेस? हाउ डिफरेंट वुड हैव बीन द अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी जी के बिना कितनी यहाँ पे डिफरेंट होने वाली थी जो इंडियन इंडिपेंडेंस है। अब ऐसा क्वेश्चन जब हम देखते हैं, जब इस तरह का सवाल हमें मिलता है जो कि महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है, तो ये सवाल सिर्फ हिस्ट्री का नहीं रह जाता है, ये सवाल फ़िलासफ़ी और एथिक्स का भी बन जाता है, क्योंकि हमारी काफ़ी जो फ़िलासफ़ी है, हमारे जो एथिक्स हैं, वो महात्मा गांधी के आइडियल से भी कहीं ना कहीं फ़्लो करते हैं। तो आजकल जो जीएस में क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनमें कहीं ना कहीं काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है। जो GS1 में भी इवन हिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ हिस्ट्री के नहीं हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वेश्चंस, तो वो सिर्फ हिस्ट्री के नहीं हैं, उसमें एथिक्स का एंगल भी कहीं ना कहीं आ रहा है और उसमें फ़िलासफ़ी का एंगल भी आ रहा है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच वाले क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो उनको टैकल भी उसी तरीके से करना है। वन डायमेंशनल होके नहीं चलना है कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री वाले सेक्शन में ही रहेंगे। और अगेन वही वाली बात आ जाती है कि आंसर किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, कितने उसमें पॉइंट्स आएंगे, क्या आएंगे, उसमें काफ़ी वर्ड लिमिट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर 150 वर्ड का वर्ड लिमिट होगा तो वही जो पॉइंट्स हैं हमारे थोड़े कम हो जाएंगे और ज़्यादा शॉर्ट करके हम उसको लिखेंगे। हालांकि डायमेंशंस और पॉइंट्स हम उसमें डालेंगे 250 या 200 में आएगा तो थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन उसमें करना पड़ेगा, पॉइंट्स की जो मात्रा है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। ओके, अब यहाँ पे जो डायरेक्टिव है वो क्या पूछा जा रहा है आपसे? वो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस कैसी होती बिना महात्मा गांधी की। इसके आगे जो लगाया गया है, जो चिन्ह लगाया गया है, डायरेक्टिव जो लगाया गया है, वो है डिस्कस। जब हम डिस्कस करते हैं तो याद रखना, हम कभी खुद के साथ डिस्कस नहीं करते। अगर एक इंडिविजुअल है तो खुद क्या करेगा? कमेंट। एक इंडिविजुअल हमेशा कमेंट करता है। वो कमेंट कैसा भी हो सकता है, वन साइडेड, टू साइडेड, मल्टी साइडेड, कैसा भी हो सकता है। लेकिन जो डिस्कस है वो हमेशा एक से ज़्यादा इंसानों में होगा, जिसमें ग्रुप भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो डिस्कस में भी जो हमारी अप्रोच रहती है, ये एक मल्टी डायमेंशनल और काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ इसमें हमें लेने पड़ते हैं। तो यू हैव टू कंसिडर मैनी व्यूज़ हेयर। वन डायमेंशनल या फिर वन साइडेड आंसर इसमें नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे डिस्कस क्या करना है, यहाँ पे कौन से पॉइंट्स यहाँ पे हमें लाने हैं कि महात्मा गांधी के बिना जो आज़ादी की जो एक लहर थी वो किस तरह प्रतीत होती। अब ये क्वेश्चन अगेन एक और अगर चीज़ इसमें डालें तो ये बड़ा ही सब्जेक्टिव सवाल बन जाता है। सब्जेक्टिव, जिसका ये मतलब है कि इसमें हमारा अपना ओपिनियन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। मतलब कि 2-3 लोग अगर आंसर को लिख रहे हैं तो उनका जो अप्रोच है बिल्कुल ही अलग अलग हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ फैक्ट पूछे जा रहे हैं, आपसे एनालिसिस और सब्जेक्टिव यहाँ पे चीज़ पूछी जा रही है, ओपिनियन पूछा जा रहा है। देखा जाए तो ये ओपिनियन बेस्ड सवाल है। जितना आपने महात्मा गांधी को अच्छे से पढ़ा होगा, उनकी फ़िलासफ़ी, एथिक्स, उनके तौर तरीक़ों को समझा होगा, तब आप इसको अच्छे से इंटरप्रेट भी कर पाएंगे और अच्छे से अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। अब हम इसको देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स इससे निकलते हैं और किस तरीके से हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब भी हम महात्मा गांधी जी की बात करते हैं, महात्मा गांधी की जब भी बात आएगी तो हमारे पास क्या पॉइंट्स आते हैं? महात्मा गांधी के बारे में सोचिए एक बार, तो हमारे मन में आता है कि ट्रूथ वाली बात यहाँ पे ज़रूर होगी। हमारे मन में क्या आएगा कि सत्याग्रह की बात यहाँ पे करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये वो मेथड्स हैं जो महात्मा गांधी ने खुद डिस्कवर किए, इन्वेंट करे। नॉन वायलेंस की बात करे बिना महात्मा गांधी जी की फ़िलासफ़ी अधूरी है। हरिजन अपलिफ्टमेंट की बात करना यहाँ पे बहुत आवश्यक हो जाता है। हरिजन, जितने भी डिप्रेस सेक्शन के लोग हैं, उनके लिए स्पेशली काम किया इन्होंने। यूनिटी ऑफ इंडियंस की बात करना महात्मा गांधी के विचारों का अटूट हिस्सा है,
क्योंकि वो चाहते थे कि इंडियन इंडिपेंडेंस या फिर जो पूरा नेशनल मूवमेंट है वो तभी बढ़िया चलेगा अगर सारे के सारे इंडियंस उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर सोसाइटी बटी हुई है कास्ट में, रिलीजन में, रीजन्स में, भाषा के बेस पर या फिर किसी भी तरीके से, तो यूनिटी अगर नहीं होगी तो ये टास्क बहुत ज़्यादा टफ यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो सारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे जब हम महात्मा गांधी की बात करेंगे। अब जस्ट इमेजिन ये क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि इस तरह के सवाल कभी कभी बाउंसर्स की तरह लगते हैं कि आपने ऐसे कभी सोचा नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में इस तरह का जो सवाल है वो कहीं ना कहीं आ गया है। तो हमें बस उन आइडियाज़ को यहाँ पे लाना है जो कि महात्मा गांधी लेकर आए थे। अगर वो आइडियाज़ नहीं होते तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट में वो चीज़ें कहीं ना कहीं एब्सेंट होती। अब किस तरीके से होती, अब इसको देखना यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी है कि किस तरीके से हम इन आइडियाज़ को यहाँ पे पोर्ट्रे करने वाले हैं। हम अगर यहाँ पे कुछ यहाँ पे पॉइंट्स को देखना शुरू करें तो हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए, महात्मा गांधी की एक सबसे बड़ी जो यहाँ पे जीत है वो किस तरीके से आती है, क्यों हमें लार्जली नॉन वायलेंट अपने तरीके से जो इंडिपेंडेंस है वो मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें रेवोल्यूशनरीज का रोल नहीं है, वॉयलेंस नहीं है, लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरे देशों के कंपैरिजन में, जैसे इवन जो फ्रेंच कॉलोनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंस करके उनको आज़ादी मिलती है। तो महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल था कि नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस उन्होंने कहीं ना कहीं इंक्लूड किया। मासेस जो हैं, लोग हैं, वो तभी आपके साथ आएंगे ज़्यादा तादाद में जब उनको ये होगा कि उनकी जान नहीं जाएगी। नॉन वायलेंट मूवमेंट्स में मासेस ज़्यादा आपके साथ जुड़ते हैं क्योंकि रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ वाले लोग उतने ज़्यादा आपके साथ नहीं जुड़ पाते हैं, क्योंकि वायलेंस सब किसी के बस की बात नहीं होती है। तो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस जिससे मास एक्शन होता है, मास एक्शन, ये इस पॉइंट को आप अलग से भी यहाँ पे लिख सकते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी आती है इंडिपेंडेंस में। जब महात्मा गांधी 1916 में इंडिया में आते हैं, उसके बाद ही चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल्स एसोसिएशन वाला इशू और खेड़ा सत्याग्रह होते हैं, उसके बाद ही होते हैं। उसके बाद ही जो मेजर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होती है उसके लिए चीज़ें इकट्ठी होनी शुरू होती हैं। तो महात्मा गांधी का जो अराइवल है उससे लोग ज़्यादा जुड़ने शुरू हो जाते हैं, और जो जिस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे ऐसा होता है दैट इज़ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक फिलोसफिकली अगर देखा जाए तो गाइड कौन कर रहे थे, महात्मा गांधी कर रहे थे, जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन और काफ़ी और मूवमेंट्स भी हो पाई। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमें मेंशन करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। मास मोबिलाइजेशन की बात हमने अभी की कि अगर नॉन वायलेंस और सत्याग्रह जैसे आइडियाज़ जो कि महात्मा गांधी के थे नहीं होते तो ज़्यादा लोग फ्रीडम मूवमेंट में आते, इसकी पॉसिबिलिटी कम दिखती है, क्योंकि हर कोई भगत सिंह नहीं बन सकता है, उतनी दिलेरी सबके पास यहाँ पे नहीं होती है। ये बात है जो यहाँ पे समझने वाली है। तो इंक्लूसिविटी ऑफ द मूवमेंट में तरह तरह के लोग जो शामिल हुए, चाहे वो ज़मींदार है, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो दलित हैं, चाहे वो अलग अलग इलाकों के लोग हैं, वो कब हुआ, जब महात्मा गांधी पिक्चर में आना शुरू हुए। अलग अलग जो रीजन्स हैं, क्योंकि महात्मा गांधी एक ऐसी शख्सियत थे जिनको हर इलाके के लोग रिस्पेक्ट करते थे, फ्रॉम पेशावर टू टिल कन्याकुमारी और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देख लो पूरे इलाके में। तो सारे इलाकों को इंक्लूड कहीं ना कहीं उन्होंने किया। तो ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे होने वाले हैं। तो इनके बिना हमारी जो नेशनल मूवमेंट है बहुत अलग तरीके से दिखती, जैसे कि हमने यहाँ पे बात अभी करी है। एक और जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे सवाल आता है कि महात्मा गांधी अगर नहीं होते तो और क्या होता। मोहम्मद अली जिन्ना जैसे जो लीडर्स हैं, जिन्ना की अगर हम बात करें, जिसने कम्युनलिज्म में काफ़ी ज़्यादा एक काम किया और पाकिस्तान की नींव रखने में भी इनका बहुत ज़्यादा रोल था, तो कम्युनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा आ जाती है इसमें। बहुत ज़्यादा धर्म के
आधार पे लोग डिवाइड हो जाते और हो सकता है ये देश बहुत ज़्यादा हिस्सों में भी बढ़ जाता। तो महात्मा गांधी की लीडरशिप ने यूनिटी इंश्योर की और ये भी इंश्योर किया कि जो कम्युनल इश्यूज़ हैं ये इनकी जो लिमिट है वो कम रहे। हालांकि अगेन डिवीज़न ज़रूर हुआ, लेकिन उसकी जो कहीं ना कहीं इंटेंसिटी है वो महात्मा गांधी की वजह से कम हो पाई। जिससे हम एक और पॉइंट यहाँ पे डाल सकते हैं कि इंडिया का बाल्कनाइजेशन हो सकता था अगर महात्मा गांधी पिक्चर में नहीं होते। बाल्कनाइजेशन का मतलब क्या है कि इंडिया बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बट सकता था। बाल्कन एरिया यूगोस्लाविया वाले एरिया है जो कि साउथ ईस्टर्न यूरोप में पड़ता है। वहाँ पे बहुत छोटे छोटे देशों में पूरा यूगोस्लाविया है वो बट गया था, यूगोस्लाविया। तो वहीं से कंसेप्ट यहाँ पे निकल के आया, डैट इज़ बाल्कनाइजेशन। तो इंडिया जो आज आपको काफ़ी बड़ा एक कंट्री दिखता है, हो सकता है कि बहुत छोटे छोटे कंट्रीज़ में डिवाइड हो जाता उनकी लीडरशिप के बिना। और यहाँ पे हम पॉइंट्स क्या डाल सकते हैं कि रेवोल्यूशनरीज़ का रोल बहुत ज़्यादा हो सकता था। रेवोल्यूशनरीज़ जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका रोल ज़्यादा हो सकता था अगर महात्मा गांधी सीन से एब्सेंट रहते। अब ऐसा क्यों होता? क्योंकि महात्मा गांधी ने काफ़ी रेवोल्यूशनरीज़ को इन्फ्लुएंस भी किया कि आप कहीं ना कहीं मॉडरेट पॉलिटिक्स में आ जाइए। और रेवोल्यूशनरीज़ को जब दबाया गया तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाए मूवमेंट में। तो हो सकता है इनका रोल महात्मा गांधी की एब्सेंस में ज़्यादा होता। और इसके साथ हम और भी यहाँ पे एक्टर्स को ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कम्युनिस्टों का वैसे भी रोल काफ़ी ज़्यादा है। अगर मास मूवमेंट की बात करें, इनका रोल और भी ज़्यादा हो सकता था। कम्युनिस्ट का रोल हो सकता था। और बाकी जो फ्रेंच पार्टीज़ थी, रीजनल पार्टीज़ थी, उनका रोल भी बढ़ सकता था। जैसे कि पंजाब में पार्टी थी यूनियनिस्ट, तो रीजनल पार्टीज़ का रोल है जिनको हम कह सकते हैं कि ऑल्टरनेट जो लीडरशिप है वो अलग अलग इलाकों से कहीं ना कहीं आ सकती थी। तो यू कैन इमेजिन कि महात्मा गांधी के बिना जो इंडिपेंडेंस की पिक्चर है वो टोटली अलग हो सकती थी। उनके बिना इंडिपेंडेंस को इमेजिन करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट और काफ़ी अलग हो जाता है। अब यहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा डायमेंशंस आ जाते हैं इस चीज़ के, सोशो पॉलिटिकल डायमेंशंस। अब महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी ने हरिजन जो कि डिप्रेस सेक्शंस को उन्होंने नाम दिया, उनके अपलिफ्टमेंट की काफ़ी ज़्यादा बातें की, उनके लिए काम भी काफ़ी ज़्यादा किया। इसलिए अगर वो रोल में ना होते तो हो सकता है कि जो सोशल डिवीज़न है वो और ज़्यादा बनी रहती। इवन जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो आइडिया है, जैसे कि खिलाफत मूवमेंट में पूरा कांग्रेस ने इसमें हिस्सा लिया, वो आइडिया भी कम हो सकता था इस टाइम पे। तो जो सोशल डायनामिक्स हैं वो बिल्कुल अलग तरीके के हो सकते थे विदाउट महात्मा गांधी। और इसमें एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे कि इंडिपेंडेंस के बाद किस तरह का सीन बनता, किस तरह का समाज है वो इंडिपेंडेंट इंडिया में आता। क्या उसमें सेकुलर समाज होता, क्या उसमें ज़मींदारी होती, क्या उसमें कास्टिज़म होता, किस तरीके के लोगों को वोटिंग अधिकार होते, क्या सबको होते या नहीं होते, इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे लग जाते हैं। तो पोटेंशियल पोस्ट इंडिपेंडेंस जो लैंडस्केप है, आज़ादी के बाद का सिनारियो है, ये भी काफ़ी डिफरेंट हो सकता था। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस को विदाउट महात्मा गांधी यहाँ पे इमेजिन करने का। अब यहाँ पे पॉइंट आ जाता है कि आप इस तरीके के बहुत ही उलझे हुए सवाल को कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, कैसे कंक्लूड कर सकते हैं। हम यहाँ पे जब कंक्लूजन डालेंगे तो महात्मा गांधी के रोल को एम्फेसाइज ज़रूर करेंगे, लेकिन हमें एक और चीज़ को भी यहाँ पे एम्फेसाइज करना है कि सिर्फ महात्मा गांधी की वजह से आज़ादी नहीं आई। आज़ादी में
हर एक सेक्शन का रोल जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आता है, तो हमें उनको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो कंक्लूजन में आपकी जो टोन हो सकती है वो इस तरीके की हो सकती है कि महात्मा गांधी का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट, बट उसमें बाकी सेक्शंस का रोल, हर इलाके का रोल, विमेन का रोल, डिप्रेस सेक्शंस का रोल, किसानों का रोल, कम्युनिस्टों का रोल, तो जो आज़ादी मिली है वो सबके मिले जुले रोल की वजह से मिली है। तो हम कहेंगे आज़ादी उस कॉम्प्रीहेंसिव रोल की वजह से मिली है जो अलग अलग सेक्शन के लोगों के पार्टिसिपेशन की वजह से आई है। तो महात्मा गांधी के कंट्रीब्यूशन की यहाँ पे दाद देते हुए हम ये भी कहेंगे कि बाकियों का रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट था। तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कहीं ना कहीं कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक सब्जेक्टिव और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। और इस 3 क्वेश्चंस में आपको ये भी देखना होगा कि जो फ़िलोसॉफ़िकली और एथिकली जो पॉइंट्स आजकल बन रहे हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट जो लीडर्स हैं उनकी सोच किस तरीके की थी, वो कैसा समाज चाहते थे। तो हमें बियॉन्ड बुकिश लैंग्वेज जाना है, हर चीज़ को कहीं ना कहीं अच्छे से एनालाइज करना है। वो टाइम चला गया है कि हम बिल्कुल बुकिश नॉलेज के थ्रू ही जो एग्ज़ाम को लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है फिर से महात्मा गांधी जी के बारे में, लेकिन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट जो पर्सनैलिटी है वो इन्वॉल्व है। महात्मा गांधी एंड डॉक्टर B.R. Ambedkar, despite having divergent approaches and strategies, had a common goal of amelioration of masses. masses की जो प्रॉब्लम है वो अंबेडकर जी और महात्मा गांधी दोनों ही चाहते थे, लेकिन दोनों का अप्रोच जो था वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अलग था। अमेलियोरेशन ऑफ द डाउन ट्रोडन, तो इसका मतलब क्या है कि डिस्पाइट द फैक्ट, इस चीज़ के बावजूद कि महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर हैं, इन दोनों के तरीके अलग थे, लेकिन फिर भी इनका जो गोल था वो लगभग एक था। तो आपको करना क्या है इस सवाल में, आपको महात्मा गांधी और जो डॉक्टर अंबेडकर हैं इनके डिफरेंसेस की बात करनी है, इनके तौर तरीक़ों का, लेकिन डिफरेंसेस को समझाते हुए इस चीज़ की भी बात करनी है कि इनका जो गोल था वो कॉमन था, कॉमन गोल। अलग तरीके होते हुए भी इनका मकसद एक होना, तो इन चीज़ों को आपने यहाँ पे हाईलाइट करना है। अब यहाँ पे डायरेक्टिव क्या दिया गया, वो है एल्यूसिडेट, एल्यूसिडेट, जिसका मतलब है उस टॉपिक को क्लैरिफाई करना। तो मतलब आपको स्टेटमेंट के ख़िलाफ़ नहीं जाना है, इसी को जस्टिफाई करना है। तो ये चीज़ देखनी बड़ी ज़रूरी है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो हमने इसी चीज़ को एल्यूसिडेट करना है। अब उसके बाद सीधा हम इसके आंसर पे ही आते हैं। अब जब भी हम गांधी वर्सेस अंबेडकर डिबेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम किस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, हम यहाँ पे इन दोनों के डिफरेंसेस के ऊपर फोकस करेंगे कि डिस्पाइट के दोनों लगभग एक ही काम करना चाहते हैं, फिर भी एक दूसरे के वैचारिक तौर पे काफ़ी ज़्यादा खिलाफ थे। तो जब भी बात आती है डिबेट, डैट इज़ अंबेडकर वर्सेस गांधी, ये डिबेट आज भी इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में चलती है, जो कि आपसे सवाल भी पूछा गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें अंबेडकर जी की, तो अंबेडकर जी याद रखना महात्मा गांधी से कुछ चीज़ों पे बिल्कुल ही अलग थे। जैसे वो हमेशा चाहते थे कि कास्ट को ख़त्म कर देना चाहिए, कास्ट अनाइहिलेशन, मतलब नस्तो नाबूद कर देना चाहिए कास्ट को, कास्ट अनटचेबिलिटी, ये सारी जो चीज़ें हैं वो तभी ख़त्म होंगी, तभी समाज से जाएंगी अगर हम जाति को, कास्ट को ही ख़त्म कर देंगे।
वेयर जब हम महात्मा गांधी जी को कंपेयर करते हैं, उनका वर्णा सिस्टम में पूरा विश्वास था। वो कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने की बात कभी भी नहीं कहते थे। वो कहते थे कि इसमें सुधार लाने की बात है, छुआछूत की जो प्रॉब्लम है, अनटचेबिलिटी को हटाने की बात है, अनटचेबिलिटी को हटा देना चाहिए। लेकिन वर्ण सिस्टम जो है, कास्ट सिस्टम है, ये ख़राब चीज़ नहीं है। और अंबेडकर जी क्या कहते थे कि जो हिंदुज़म है उसको छोड़ देना चाहिए। तो ये हिंदू रिलीजन के जो है थोड़ा सा खिलाफ यहाँ पे दिखते थे। शुरुआत में इन्होंने इम्प्रूव करने की कोशिश की, बट लेटर ऑन ये इनका जो रुझान है वो हिंदुज़म से हटता हुआ दिख रहा था और ये बुद्धिज़्म की तरफ चले गए थे। वेराज जब भी हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी की, तो इनका हिंदुज़म पर अटूट विश्वास था और ये केवल इसमें सुधार चाहते थे, ऐसा नहीं चाहते थे कि कोई अलग से धर्म बनाया जाए। महात्मा गांधी गुजरात से आते थे, जिसकी वजह से वैष्णविज़्म, जैनिज़्म का इनके ऊपर काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रभाव था। और अगर हम मोटी मोटी बात करें, अंबेडकर जी का विलेज डेवलपमेंट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं शो करते थे। उनको लगता था कि जो विलेजेस हैं, जो गांव हैं, वहाँ पे इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे कास्ट सिस्टम बहुत तगड़े तरीके से फॉलो होता है। तो इसलिए गांव को एज अ यूनिट ऑफ डेवलपमेंट कभी नहीं मानना चाहिए, वो सिटी को मानना चाहिए। वेयर एज महात्मा गांधी गांव को ही एक अच्छा यूनिट मानते थे कि इंडिया जो है वो गांव में बसता है और गांव के लेवल से ही डेवलपमेंट कहीं ना कहीं स्टार्ट होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं दोनों के तौर तरीक़ों में। और महात्मा गांधी ने एक और चीज़ यहाँ पे करी थी, हरिजन जो है वो नाम दिया था डिप्रेस्ड क्लासेस को, हरिजन भगवान के लोग। लेकिन ऐसी टर्मिनोलॉजी से अंबेडकर जी ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होते थे। उन्होंने कहा था कि ग्राउंड के ऊपर काम करना ज़्यादा बढ़िया चीज़ है रादर देन ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ देना। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि मेजर डिफरेंसेस जो हमें दोनों दिग्गज लीडर्स में देखने को कहीं ना कहीं मिलते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम कॉमन गोल्स भी इसमें देखेंगे जो कि आंसर में आपसे कहीं ना कहीं पूछा भी गया है। वही चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं पूछी जा रही है कि फ़िलोसॉफिकली अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी नॉन वायलेंस के ऊपर फोकस करते थे, मॉरल परसुएजन के दूसरे के हृदय में थोड़ा बदलाव आना चाहिए, उसके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चेंज ऑफ हार्ट जिसको बोलते हैं, चेंज ऑफ हार्ट, हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे अगले के हृदय में परिवर्तन हो, जैसे कि आप मुन्ना भाई मूवी में देखे भी होंगे। वेयर एज अम्बेडकर की जब हम बात करते हैं तो वो इन आइडियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे। उनका ऐसा बिल्कुल मानना नहीं था कि मॉरल सुएजन से चीज़ें हो जाएंगी। वो कानूनी तौर पे फ़ाइट करने में ज़्यादा विश्वास रखते थे और मासेस को अवेयर करने में थ्रू एजुकेशन। तो उनका जो अप्रोच था वो ज़्यादा प्रैक्टिकल था, प्रैग्मेटिक कह सकते हैं हम उसको, और लीगल तरीक़ों से ज़्यादा वो प्रभावित थे। कानूनी तौर पे ऐसे लड़ाइयाँ लड़ने में उनको ज़्यादा विश्वास था कि कानून जो है, जो कि अंग्रेज़ी कानून इक्वालिटी की बात करता था एटलीस्ट इन थियोरी, वो जो है वो जस्टिस दिलाने का काम ज़रूर यहाँ पे करेगा। तो इस तरीके के डिफरेंसेस आपको मिलते हैं। कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना, वेमेन को एमेंसिपेट करना, ठीक है, मासेस को कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज़ करना, मासेस का ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी ज़रूरी है। जब तक लोग इकट्ठे नहीं होंगे तब तक एक प्रॉपर एक्शन नहीं हो सकता, एज पर डॉक्टर अंबेडकर। इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मेथड्स ऑफ प्रोटेस्ट, किस तरीके के प्रोटेस्ट वो करते थे। महात्मा गांधी सिविल डिसोबीडियंस जैसी चीज़ों के ऊपर बात करते थे, नॉन वायलेंस के ऊपर बात करते थे। वेयर एज जो डॉक्टर अंबेडकर थे वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश राज के उतना ज़्यादा खिलाफ नहीं थे, क्योंकि ब्रिटिश राज के दौरान जो जस्टिस सिस्टम आया था उन्होंने काफ़ी डिप्रेस सेक्शंस को इक्वालिटी और जस्टिस देने की बात कहीं ना कहीं की थी।
तो उनका जो अप्रोच था वो ज़्यादा कानून से होकर जाता था, जैसे कि हमने अभी बात करी। तो नॉन वायलेंस हो गया, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन, इस तरह की सत्याग्रह, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो महात्मा गांधी का उनका विश्वास था, लेकिन अंबेडकर जी उनसे यहाँ पे अग्री नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पहलू है वो कौन सा है, जब हम बात करें कॉमन गोल यहाँ पे क्या रहने वाला है, व्हाट वाज द कॉमन गोल। इनके तौर तरीके बिल्कुल अलग होने के बावजूद ये चाहते क्या थे आप, आफ्टर ऑल। महात्मा गांधी और दोनों की बात करें कि जो डिप्रेस्ड सेक्शंस हैं इनको अपलिफ्ट किया जाए, तो डिप्रेस सेक्शंस को अपलिफ्ट करने की बात करते थे, सोशल जस्टिस की बात करते थे, जो कि हमारे प्रियम्बल का भी हिस्सा है। तो भले ही दोनों बिल्कुल एक दूसरे से एग्री नहीं करते थे, लेकिन मकसद इनका एक ही था, अनटचेबिलिटी हटाना, अंडर प्रिविलेज की जो बुरी सिचुएशन है उससे भी कहीं ना कहीं निपटना, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को आगे लेकर आना, उनके हकों की बात करना, ज़मींदारी को अबॉलिश करना, ये सारी यहाँ पे चीज़ें। पॉलिटिकल एंगेजमेंट, दोनों ही जो लीडर्स हैं ये चाहते थे कि अगर समाज में सुधार करना है तो मासेस को अवेयर करना पड़ेगा और मूवमेंट के साथ जोड़ना पड़ेगा, तो दोनों को पॉलिटिकली मोबिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे हो जाता है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन वाला जो एंगल है यहाँ पे कहीं ना कहीं आ जाता है। एडवोकेसी फॉर राइट्स, दोनों ने हकों की बात की, फॉर द ऑफ द डिप्रेस सेक्शंस के हक इनको मिलने चाहिए। और एक और जो कॉमन यहाँ पे चीज़ हम कह सकते हैं वो है विमेन राइट्स के ऊपर। विमेन राइट्स की बात करें तो महात्मा गांधी और अंबेडकर जी दोनों ही कहते थे कि विमेन को ज़्यादा हक दिए जाने चाहिए, और एक देश तभी तरक्की करेगा जब विमेन हर सेक्शन में, हर फील्ड में इक्वली कंट्रीब्यूट करती हुई दिखेंगी। तो हम यहाँ पे देख पाते हैं कि इस गांधी वर्सेस अंबेडकर डिबेट में कि दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन फिर भी इनके जो गोल्स हैं काफ़ी यहाँ पे कॉमन दिखते हैं। तो हम यहाँ पे कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, कंक्लूड हम इस तरीके से करेंगे कि दोनों के जो विचार थे वो अपनी जगह ठीक थे, बोथ हैड डिफरेंट ओपिनियंस, इनके रास्ते भले ही अलग हों लेकिन मंजिल बिल्कुल एक जैसी ही थी। लेकिन एट द एंड ये लोग नेशन बिल्डिंग में ही विश्वास रखते थे। जब सारे के सारे सेक्शन सशक्त होंगे, एम्पावर होंगे, तभी एक पावरफुल नेशन बिल्डिंग का कंसेप्ट है वो आगे आएगा, जो कि हमारा प्रियम्बल भी यहाँ पे बात करता है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसी चीज़ों की बात करता है, तो ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहे थे, हालांकि इनके तरीके बिल्कुल अलग हो सकते हैं। तो आप जब कंक्लूड करेंगे इसको तो कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन बिल्कुल दे सकते हैं, उससे एक बैलेंस्ड आंसर है यहाँ पे आपका दिखना कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है। तो आई होप आपको कुछ अप्रोचेस का यहाँ पे पता लगा होगा किस तरीके से हम इन आंसर्स को लिख सकते हैं, क्वेश्चंस को समझ के उसको टैकल कर सकते हैं। सो अगले सेशन में हम फिर से हाजिर होंगे विद डिफरेंट क्वेश्चंस जो कि PYQs होंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।